होता है, ब्रीच एंड कंसिक्वेंस ऑफ ब्रीच क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो अपने को इनमें से कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, अपने को तो बस इतना करना है कि इनके कंसेप्ट अपने को क्लियर हो। अगर अपने को इनके कंसेप्ट क्लियर है तो अपने पैसेज कर पाएंगे, ठीक है, आराम से। पर अपने को ये नहीं पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में डिफाइंड है, एग्रीमेंट किस में डिफाइंड है, ऑफर किस में डिफाइंड है, ये अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को बस बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई ये चीजें क्या क्या होती हैं, और ताकि अपने इनको समझ के कर लें। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं फटाफट से स्टार्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, और जिसको कोई डाउट लगे ना, वो मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना साथ में, ताकि मेरे को दिख भी जाएगा। ठीक है, अब अपने आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, देखो होता क्या है कि हम लोग रोज डेली ना कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कर रहा है। तो अब क्या है, कोई आदमी मुकर ना जाए, तो उसके लिए हमने एक कानून बना दिया, जिसका नाम रख दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें कुछ जो टर्म्स आएंगी, ठीक है, वो टर्म्स का मीनिंग क्या है, फटाफट से। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं, और आगे जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते रहेंगे अपने समझते भी रहेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 2A। ठीक है, 2A क्या बोलता है, ऑफर के बारे में। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मेरे को पेन चाहिए। ठीक है, अब ये पेन मेरे को चाहिए, तो मैंने सामने वाले से पूछा कि भैया ये पेन मेरे को दे दोगे, तो इसको क्या बोलेंगे कि आपने ऑफर किया है, क्या आप ये पेन मेरे को भेज दोगे। अब सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे ना करे वो उसके ऊपर है। ठीक है, लेकिन जब आपने ये पूछा कि क्या आप ये पेन मेरे को दे दोगे, तो आपने क्या किया, ऑफर किया है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। Section 2A of Indian Contract Act defines offer as when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything। या तो आप किसी को ये बोल रहे हो कि ये मेरे लिए काम कर दो, या आप किसी को ये बोल रहे हो कि मेरे लिए काम मत करो, दोनों ही ऑफर हो सकता है। ठीक है, करना भी और नहीं करना भी, दोनों ही क्या है, ऑफर की डेफिनेशन में आएगा। अब क्या है, अगर आपने ऑफर दिया किसी को, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब तक ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना, ठीक है, तब तक अपने आगे बढ़ेंगे नहीं। तब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट होगा। ठीक है, खाली ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है। ऑफर तो कोई भी किसी को कुछ कर दे सकता है कि क्या आप मेरे को मुंबई तक छोड़ दोगे, क्या आप मेरे को अंकल चिप्स का पैकेट दे दोगे 10 रुपए का, क्या आप हमको मैगी बना दोगे। ऑफर देना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, और फिर तब वो एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, अभी अपने आगे भी चलेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। पहले ये सबको क्लियर है, ऑफर क्या होता है, या किसी को इसमें डाउट है। अगर किसी सबको क्लियर है तो हमने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पढ़े आगे। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर सकते हैं हमने रेड वाले को, ये काटा माटा बना हुआ है। इरेज का ऑप्शन आता है क्या कहीं पे, इरेज का ऑप्शन इसमें होना चाहिए। ये डिलीट ही कर देते हैं ना, क्लियर, क्लियर होल्ड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम करना चाह रहा था मैं, माउस जूम का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, या है कहीं पे, हाँ इससे जूम कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, ऑफर में भी कई टाइप के ऑफर है। एक तो हो गया एक्सप्रेस ऑफर, एक हो गया इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या है, जब आपने स्पेसिफिकली किसी को बोल के बता दिया ना कि मेरे को ये काम चाहिए, वो हो गया एक्सप्रेस ऑफर। जैसे मैंने बोला कि भैया मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, और क्या आप मेरे को कैब में छोड़ाओगे, और मैं आपको 15,000 रुपये दे दूँ। तो ये एक्सप्रेस ऑफर है, जिसमें आपने साफ साफ उसको क्लियरली बता दिया कि मेरे को ये काम करवाना है। ठीक है, इम्प्लाइड ऑफर क्या है, आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिसमें क्या अगला समझ जाए कि भाई हम ये आदमी ये कहना चाह रहा है। उसमें आपने कोई वैसे क्लियरली नहीं बोला। जैसे मान लो आप गोलगप्पे खाने गए, तो आपने प्लेट उठाई और उसने गोलगप्पे खिला दिए अपने आप। ठीक है, और बाद में आप कहो कि मैं उसको पेमेंट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने तो बोला ही नहीं था। अरे भाई, आप दुकानदार के सामने प्लेट उठा के खड़े हो गए और उसने डाल दिया, तब भी आपने मना नहीं किया, तो मतलब इम्प्लाइड ऑफर है। ठीक है, तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होते हैं, जब आपने साफ क्लियरली मेंशन कर दिया हो किसी को। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, आपका कंडक्ट शो कर रहा है कि भाई आप ये काम करवाना चाह रहे हो। तो एक्सप्रेस ऑफर इम्प्लाइड ऑफर क्लियर है ना सबको, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, चलें, तो बस छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्रपोजल दैट इज एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटेड, जो साफ साफ कम्युनिकेट कर दिया, चाहे ओरली कर दिया चाहे रिटर्न में कर दिया, तो वो एक्सप्रेस ऑफर है। इम्प्लाइड ऑफर में क्या है, ए प्रपोजल इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, जो कंडक्ट से इन्फर हो रहा है, एक्शन से हो रहा है, सर्कमस्टांस से हो रहा है, वो इम्प्लाइड ऑफर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्लैट की कोचिंग है। अब क्लैट की कोचिंग में जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वो हमसे पूछते हैं पहले कि सर हम ये कोर्स खरीदना चाह रहे हैं आपका, क्या आप हमें साल भर पढ़ाओगे, 2 साल भर पढ़ाओगे, या कितने टाइम तक पढ़ाओगे। अब वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं साफ साफ। कौन सा ऑफर कर रहे हैं बताओ, एक्सप्रेस कर रहे हैं, इम्प्लाइड कर रहे हैं। कोई बच्चा पूछ रहा है कोचिंग के लिए मुझसे, तो वो एक्सप्रेस ऑफर कर रहे हैं, इम्प्लाइड ऑफर कर रहे हैं। टाइप करो या बोलो। हम्म, कोई भी कमेंट में देखते हैं। एक्सप्रेस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग में आके ऑफलाइन वाले में बैठ गया, ठीक है, वहां पे,
वो क्लास अटेंड कर रहा है, 2 दिन का डेमो होता है, फिर भी बैठा है, ठीक है, और उसने कोई बात नहीं की, और क्लास में आता है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और 2 महीने बाद मैंने उसको बोला फीस, तो कहेंगे अपनी तो बात ही नहीं हुई थी। तो क्या इम्प्लाइड ऑफर हुआ था उसके साइड से या नहीं हुआ था? यस सर, हुआ था। हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा था, आपकी कंडक्ट शो कर रहा है, या फिर आपके एक्शन शो कर रहे हैं कि आप क्लास लेना चाह रहे हो, आपने बोल के नहीं बोला, ठीक है। अब इम्प्लाइड ऑफर में कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूजन हो सकते हैं? कि आपको पता ही नहीं फी क्या है, ठीक है, आप कहोगे नहीं मैंने तो ये फी सोच ली, या फिर आप ये सोच सकते हो कि गोलगप्पे वाले के पास गए, उसने 10 के 5 की जगह 3 ही खिला दिए। तो इम्प्लाइड ऑफर में ये कंफ्यूजन होने के चांस है। तो ज्यादातर लोग एक्सप्रेस ऑफर में बिलीव करते हैं कि एक्सप्रेस ऑफर में कंफ्यूजन कम रहेगा। तो एक्सप्रेस ऑफर अपने को क्लियर हुआ, इम्प्लाइड ऑफर अपने को क्लियर हो गया। तीसरे टाइप पे चलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। एक मिनट, ज्यादा आगे आ गया, थोड़ा सा ज्यादा आ गया। ये क्या है? सो अगला पेज है 10 नंबर, 10 पे, हाँ 10 पे, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं स्क्रीन को। चलो, तो ये क्लियर हो चुका है हम ना। इसको कैसे साइड करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिटन कॉन्ट्रैक्ट, वर्बल एग्रीमेंट, जॉब लेटर ऑफर, परचेज ऑफर, ये सब क्या है अपने? स्पेसिफिक है या इम्प्लाइड है? स्पेसिफिक है। और जब प्लेसिंग एन ऑर्डर एट ए रेस्टोरेंट, हायरिंग ए सर्विस प्रोवाइडर, एक्सेप्टिंग ए पैकेज फ्रॉम ए डिलीवरी पर्सन, ये इम्प्लाइड है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नीचे। एडवर्टाइजमेंट वाले कौन से ऑफर होते हैं? क्या स्पेसिफिक ऑफर होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट वाले, या इम्प्लाइड ऑफर होते हैं? बताओ। एडवर्टाइजमेंट, अगर मान लो किसी ने होर्डिंग पे लगा रखा है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं क्लॉथ पे, क्या वो जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है? कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर, जस्ट जनरल लाइक ऑफर। द पब्लिक वो ऑफर ऑफर। आप एक से ज्यादा लोगों को दे रहे हो इकट्ठे, वो जनरल ऑफर होता है, ठीक है। और दूसरी बात, कभी भी कोई आदमी अगर कोई होर्डिंग लगा रहा है किसी दुकान के बाहर, तो उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, ना कि ऑफर। इन दोनों में फर्क समझ लो। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? आपको सिर्फ लालच देने के लिए, बुलाने के लिए वो वहां तक था, वो आदमी मुकर सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला बाय 1 शर्ट एंड गेट 2 फ्री, ठीक है। अब आप चले गए और आपने एक शर्ट खरीद ली, और या उसको पेमेंट देने लगे, वो कहते हैं नहीं नहीं भैया, स्कीम बंद कर दी हमने ये। करे नहीं सर, हमने तो बाहर बोर्ड लगा रखा है बाय 1 गेट 2 फ्री। लेकिन ये वाली चीज कभी भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो इन्विटेशन टू ऑफर था, आपको सिर्फ वहां पे बुलाने के लिए था। वो फिर मुकर सकता है आपको, तो आप बाउंड नहीं हो, यानी अगर आपने एक्सेप्टेंस बोल भी दी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो इनविटेशन टू ऑफर, वो ऑफर होते हैं जो दुकान के बाहर लगे हुए हैं, ठीक है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ आपको लालच देने के लिए था, और वो बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आदमी कभी भी मुकर सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने कोचिंग में लिख दिया कि एक बच्चा आएगा, ठीक है, उसके साथ 10 बच्चों को या उसके भाई बहन को भी फ्री पढ़ाएंगे, अगर दोनों भाई बहन पढ़ना चाह रहे हैं। अब वो बच्चा आ जाए, ठीक है, तो उसको दोबारा कंफर्म करना है कि सर ये वाला ऑफर था, क्या ये सही है क्या कि हमने ऐसा पढ़ा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा हाँ ये सही है, तभी माना जाएगा, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। क्लियर है ये चीज? अब छोटा सा केस पढ़ते हैं, कार्निल वर्सेस कार्बोनिक स्मोकेबल कंपनी। थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखेंगे, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगी बहुत। The company made an advertisement showing their product carbon smoke balls that claim that any person who took the smoke balls in prescribed manner will not catch influenza. कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि कोई भी हमारा ये खाएगा, अगर वो ले रहा है, स्मोक बॉल्स ले रहा है, तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर ऐसा मिस हैपनिंग होती है तो कंपनी उसको 100 यूरो देगी और डिपॉजिट कर देगी बैंक में। अब जो कार्लिल आदमी था उसने सेम ऐसा किया, लेकिन फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब जब वो पैसे लेने के लिए गई तो कंपनी ने बोला कि अपने बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, और हमने ऐसा ऑफर दिया था, क्या तुमने हमें एक्सेप्टेंस के लिए कॉल किया कि मैं ये मानना चाह, यानी मैं ये लगा रही हूँ दवाई या ले रही हूँ? लेकिन कोर्ट ने बोला कि जनरल ऑफर है, और जनरल ऑफर में क्या होता है, एक्सेप्टेंस नहीं देना होता। उसमें क्या है, जैसे ही आप उसको यूज करने लग गए तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस। तो जनरल ऑफर का कंसेप्ट समझ में आया सबको? क्या होता है जनरल ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर समझ में आया? स्पेसिफिक ऑफर समझ में आया? और चौथा कौन सा था अपना? इम्प्लाइड ऑफर। ये समझ में आए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा ये करते हैं जूम। जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स हैं वो कौन से टाइप के ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे। चलो, अब इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है। रेवोकेशन पे भी आएंगे बाद में, ठीक है। अब अपन काम की चीजें पहले करेंगे, फिर रेवोकेशन वाले पे भी आ जाएंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट। तो सवाल आ गए। हाँ, अब बात आती है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। देखो, अगर ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ तो ये चीज बन गई एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे कि मान लो, सपोज करो मैंने बोला कि क्लास में गुरप्रीत है,
कि गुरप्रीत क्या तुम अनुराग का मर्डर कर दो कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। इससे बोला हाँ सर, हमारे तो घर पे रोज ही मर्डर करते हैं हम, आप 10 लाख रुपए तैयार रखो, मैं मर्डर करके आता हूँ। इसने मर्डर कर दिया, ठीक है, और ये आके पैसे मांग रहा है, मैंने पैसे 1 रुपए भी नहीं दिए, और ये बोल रहा है सर अपना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है रिटर्न में। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट था। जो भी चीज ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन वो लॉ की नजर में सही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपने एग्रीमेंट कर लिया, अगर वो लॉ की नजर में सही है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये फर्क है मेन एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट। अब अपन चलते हैं क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। पहला तो होना चाहिए ऑफर और एक्सेप्टेंस जरूरी है, ठीक है, अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए केस आता है लालमन शुक्ला वाला। उस केस में क्या हुआ, ध्यान से समझना, उससे अपना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लालमन शुक्ला में क्या हुआ, एक आदमी था, ठीक है, उसका कोई, जैसे मान लो कुत्ता या कुछ भी ऐसा सामान था, वो खो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका सर्वेंट है, वो जाता है रास्ते में, ठीक है, और वो भी क्या बोलते हैं, सर्वेंट नहीं सॉरी, उससे पहले क्या होता है, वो अखबार में एक ऐड डालता है कि कोई भी अगर हमारे कुत्ते को ढूंढ के ला देगा, उसको मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा, ठीक है। सर्वेंट वैसे ही जैसे है ना ढूंढ रहा होता है, उसको पता नहीं होता ये ऑफर है, लेकिन वो कुत्ता उसको ला देता है मालिक को। अब क्या होता है, जब वो नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद उसे पता लगता है कि इसके लिए इनाम भी था, जिसमें क्या था कि कोई भी अगर कुत्ता उनको देगा वापस लाके, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो सेठ जी के पास जाता है कि भाई मुझे भी 10 लाख रुपए दो, लेकिन वो मना कर देता है। तो इसमें एक रूल डेवलप हुआ जिसको हमने बोला कि अगर आपको ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं थी और आपने काम कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस ही नहीं की, तो इसमें उस नौकर को कोई पैसे नहीं मिले। लेकिन इसी केस में ऐसा होता कि जो वो सर्वेंट था उसको अगर पता होता कि भाई ऐसा ऑफर है और मैं ये सोच के ढूंढने जा रहा हूँ कि मेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे, और फिर वो कुत्ते को ढूंढने जाता, तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता। तो ये क्लियर रहेगा ना लालमन शुक्ला वाला केस ऑफर और एक्सेप्टेंस में। चले नेक्स्ट पे, ठीक है। चलो, दूसरा क्या है, आपकी इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशंस को क्रिएट करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्सिबल होगा अगर आपकी इंटेंशन हो कि आप उसको लीगल रिलेशंस में क्रिएट करना चाहते हो। दिस मीन्स दैट द पार्टीज मस्ट हैव ए जेन्युइन इंटेंशन टू एंटर इनटू ए लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स मेड प्योरली आउट ऑफ गुडविल और फ्रेंडशिप आर जनरली नॉट इंटेंडेड टू बी लीगली बाइंडिंग। जैसे मान लो कल जन्मदिन था, किसका था, लवप्रीत का, ठीक है, तो अगर लवप्रीत ये बोल दे कि मैं तो है ना सारों को है ना बढ़िया ताज में खाना खिलवाऊंगा, ठीक है, तो क्या ये तो फ्रेंडशिप टाइप यूं ही बोल दिया। अब अपने पर्सनल ये थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ हाँ हमने भी एक्सेप्ट कर लिया था, खाना खिलवाओगे, हमने कल बोल दिया कि घर पे खाना मत बनाना और आज ताज लेके जाओ नहीं तो हम कोर्ट जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी लीगल रिलेशन था ही नहीं क्रिएट करना, तो ये चीज कभी भी फुलफिल नहीं होगी। क्लियर है ये? चलो आगे चलते हैं। जहाँ पे तुम्हें लगे डाउट है तो मेरे को बता देना, मैं रुक जाऊंगा, वरना आगे अपने मूव करते हैं फटाफट। अब फटाफट केस देख लेते हैं, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में क्या हुआ। इसमें दो ये थे मियाँ बीवी, क्योंकि उनकी कास्ट है ये बेल्फोर और बेल्फोर। मियाँ बीवी के बीच में क्या हुआ, इन्होंने बोला, बेल्फोर ने क्या कि जो मैं तुम्हें 30 पाउंड हर महीने भेजूंगा मिसेस बेल्फोर को, वाइफ को, क्यों? क्योंकि ये कहीं पे इंग्लैंड पे जा रहा था कुछ टाइम के लिए। मिस्टर बेल्फोर ने कुछ टाइम तक तो भेजे पैसे, लेकिन बाद में पैसे भेजने बंद कर दिए। अब मिसेस बेल्फोर कोर्ट पे चली गई, ये बोल के कि भाई हस्बैंड मेरे को बोल के गया था कि वो मेरे को 30 पाउंड हर महीने भेजेगा, लेकिन वो भेज ही नहीं रहा, ठीक है, अब मुझे पैसे दिलवाओ। लेकिन कोर्ट ने बोला ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला भी कोई सीन नहीं था, ठीक है, या फिर कंसिडरेशन भी नहीं थी ना, कुछ भी कंसिडरेशन भी होना चाहिए कि वाइफ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रही है, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या होता है, सेक्शन 2D में डिफाइंड है कंसिडरेशन, जिसमें ये बोल रखा है अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो रिटर्न में आपको मिल रहा है वो आपके लिए कंसिडरेशन है, जो सामने वाले को रिटर्न में मिल रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं चिप्स लेने के लिए गया, लेज का पैकेट, मैंने उसको 20 रुपए दिए और लेज का पैकेट ले लिया, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है कि क्या मैं कंसिडर करके 20 रुपए दे रहा हूँ लेज, तो मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया लेज। सामने वाले के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो 20 रुपए लेने के लिए लेज का पैकेट दे रहा है, तो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया 20 रुपए। तो जो चीज आपको मिल रही है रिटर्न में वो आपके लिए कंसिडरेशन है, जो सामने वाले को मिल रही है उसके लिए कंसिडरेशन है। कोचिंग है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, बदले में मेरे को क्या मिल रही है, फीस, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, फीस है। सामने वाले को क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है और वो फीस दे रहा है, तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, सर्विसेज। हमेशा कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अगर कंसिडरेशन नहीं है या अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। वॉइड का मीनिंग होता है जीरो, जिसकी कोई वैल्यू। क्लियर है ये सब सबको? चलिए आगे। अब आते हैं मैरिड वर्सेस मैरिड में। मैरिड वर्सेस मैरिड में क्या होगा, कोर्ट ने बोला रिटर्न एग्रीमेंट है हस्बैंड और वाइफ का, आफ्टर सेपरेशन इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोर्ट हेल्ड दैट ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर सेपरेशन, हाँ सेपरेशन के बाद वो कुछ भी रिटन एग्रीमेंट करते हैं कि हम ऐसे एक दूसरे की मेंटेनेंस देंगे या वो देंगे, तो वो चीज वैलिड है।
ठीक है, अगर मान लो उनका कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए पर, या फिर कुछ ऐसा मेंशन हो। ठीक है, अब चलते हैं रोज एंड फ्रैंक में क्या हुआ। देयर वाज एन एग्रीमेंट। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो नए बच्चे हैं, कोई भी केस याद नहीं करना, कोई भी नाम याद नहीं करना, पर रीजनिंग याद करनी है कि क्या उसमें जजमेंट थी। ठीक है, कि क्यों उन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि वो कानून के पर्सपेक्टिव से हुई है। ऐसे कोई नहीं पूछेगा बेलफेयर वर्सेस वेलफेयर में क्या हुआ है, रोज वर्सेस फ्रैंक में क्या हुआ है। बस आपको रीजनिंग पता होना चाहिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए, फैक्ट्स आए, तो आप वो रीजनिंग यूज करके या पैसे से रीजनिंग यूज करके सोल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। There was an agreement between these two companies, but it was written in the agreement that this is only for mutual understanding and not on legal basis. A clause was also written that this agreement will not be enforceable in court. तो obvious सी बात है, ये कोर्ट में होएगा नहीं। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बोला कि हम लोग कोचिंग में हर बच्चे को बैग देंगे फ्री में। ठीक है, अब मेरी क्या कोई लीगल रिलेशंस थी सबको देने का? नहीं थी। अब मैं नहीं बना रहा, मेरे को लग रहा है कि नहीं मन मेरा, तो तुम लोग ये थोड़ी कह सकते हो नहीं सर आपने बोला था कि आप तो हमें बैग दोगे, अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको कोर्ट में घसीट रहे हैं, तो गलत है ये। लेकिन अगर कोई कोर्स खरीद रहा है ऑनलाइन, मैंने उसको बोला कि आप पेमेंट करोगे, मैं आपको बुक्स घर पे भेजूंगा, और फिर मैं बुक्स नहीं भेज रहा, तो वो मेरे पे केस कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने एक ऑफर सुन के ही एक्सेप्टेंस की है कि मेरे को बुक्स भी मिलेगी और क्लासेस भी मिलेंगी, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है, चलें आगे। तीसरी बात क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, बता ही दिया। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर का मतलब होता है जो 18 साल से कम हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे वो कर सकता है, जो क्या है अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो 18+ हो, मेजोरिटी हो। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। चलें नेक्स्ट पे। ठीक है, किसी को चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है कुछ? ठीक है, ठीक है, जहाँ पे डाउट लगे ना मेरे को कमेंट कर देना, या फिर बता देना। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। चलो, अब अपन स्क्रीन को थोड़ा सा इधर घुमाते हैं। अब अपने आते हैं फ्री कंसेंट पे। देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसमें कंसेंट फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, अगर आपने डरा धमका के किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, अंडर इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, फ्रॉड से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, मिस प्रेजेंटेशन से करवा लिया, मिस्टेक से करवा लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो या तो वॉइडेबल भी हो सकते हैं या वॉइड भी हो सकते हैं। अब ये दो टर्म सीखेंगे अपने कि वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड क्या होता है। इससे पहले अपने को ये बताना चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कब होगा, जब आपकी फ्री कंसेंट हो, जब लॉफुल कंसिडरेशन हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फ्री कंसेंट का ही मतलब है कि किसी को डरा धमका के दबाव में कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, तो वो गलत है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अब कोई एक बच्चा है, कोई भी, ठीक है, उसने हमसे वो खरीदी, मान लो क्लास कोचिंग खरीदी। मैंने बोला कि अगर आप हमारी कोचिंग से बुक्स ये भी खरीदोगे ना, तभी हम आपको पढ़ाएंगे ढंग से, वरना हम ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, और वो आदमी बेचारा इस चक्कर में कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो फिर वो उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी। आपने उसको ऐसे लालच या कुछ भी ऐसे फंसा के वगैरह करवा दिया, तो वो आदमी चाहे तो मुकर सकता है कि भाई मेरे को किताबें खरीदनी नहीं है, या मेरे को ये चाहिए ही नहीं, आपने उनको धक्के से पकड़वा दिया, ये पकड़ो पैसे वापस, या पैसे हमारे वापस दो, किताबें ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो चीज लॉफुल हो। जैसे मान लो पढ़ाना लॉफुल है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि मैं तुम्हें ये कोचिंग दूंगा कि कैसे बैंक लूटने हैं, ठीक है, या फिर ये करना है, तो ये चीज अनलॉफुल है। चाहे तुम भी राजी हो, मैं भी राजी हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो है। जहां पे भी वर्ड आए ना ये वाला, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जीरो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, दोबारा सुन लो। वॉइड का मतलब होता है जीरो, जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे शुरू में, बाद में ऐसे कुछ सर्कमस्टांस आए कि वो कंटिन्यू नहीं हो सकते, वो वॉइड हो जाएंगे, जीरो। लेकिन वॉइड एब इनिशियो मतलब है जो पहले दिन से ही कैंसिल है। ठीक है, वो वॉइड एब इनिशियो। तो पैसेज में सवाल आता है कई बार कि ऑप्शंस में दिया होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, वॉइडेबल है। तो अगर आप लोगों को उनका मीनिंग नहीं पता होगा ना, तो अपने सवाल नहीं सही कर पाएंगे। वॉइड एब इनिशियो का मीनिंग क्या है, जीरो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो स्टार्टिंग से जीरो है। ठीक है, जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फॉर इलीगल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और गैम्बलिंग हैज एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड इज देयरफॉर वॉइड। तो ये वॉइड है। ठीक है, वैसे तो वॉइड एब इनिशियो आना चाहिए, ये वाला चीज। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेन होना जरूरी है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो सर्टेन ही नहीं है, ठीक है, यानी क्लियर डिफाइन होना चाहिए। मैंने बोला भैया पेन दे दो, ठीक है, और मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या पता है कि पेन, हाँ, यहाँ पे तो फिर भी क्लियर है कि एक पेन की बात कर रहा है, दो की पेन, ऐसे स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई आदमी आ रहा है कि सर मेरे को, किसका एग्जाम्पल देना, सर एग्जाम्पल देना इसका कोई, टीना किस चीज का, सर्टेनिटी वाले का क्या, वॉइड का। देखो वॉइड क्या होता है ना, जो चीज जीरो होगी ना,
जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं है वो void है। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, उसने बोला था कि मैं तुम्हें ना डांस सिखवा दूंगा सामने वाले को, ठीक है। अब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने बोला कि आज से वो लॉकडाउन लग गया है, कल और कोई कहीं जाएगा ही नहीं बाहर। अब वो आदमी तो डांस सिखाने के लिए तैयार है, जो लड़का है वो भी सीखने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट का ये आ गया कि आप बाहर ही नहीं जा सकते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे कि आप तो तैयार हो करने के लिए, सामने वाला भी तैयार है, लेकिन चाहकर भी नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या void है। ठीक है, चलें आगे। सर्टेनिटी का मतलब ये है कि वो चीज सर्टेन होनी चाहिए, फिक्स नंबर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो और आप ये बोल रहे हो सामने वाले को कि भैया तेल डाल दो, और कहेगा कितना तेल डाल दें, ये 10 मिनट का टाइमर बना गया, ठीक है। उसको बता दो ना 1 लीटर डाल दो, 2 लीटर डाल दो, जब सर्टेन चीजें होंगी तब भी ठीक है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फटाफट, ये चैप्टर तो कंप्लीट करें इसको, ठीक है। और ये वाला एग्जांपल से इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, मेन मेन मैं बता दिया। अब बात आती है काउंटर ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है। जब सामने वाले ने मेरे को ऑफर किया, ये बोला सामने वाले ने कि भैया क्या ये वाला पेन आप 50 रुपए का दे दोगे, ठीक है। मैंने बोला, जैसे मान लो, या फिर मैंने बोला भैया ये वाला पेन 50 का दे दोगे, उसने बोला 50 का तो नहीं 60 का, तो उसे वापिस ऑफर रख दिया ना, आपने ऑफर किया, ठीक है, सामने वाले ने वापस कर दिया कि ये नहीं इतने का दे दूंगा, तो वो काउंटर ऑफर है। आया समझ में, काउंटर ऑफर क्या होता है, इन रिस्पॉन्स टू एन ओरिजिनल ऑफर दैट इंट्रोड्यूसेस न्यू और मॉडिफाइड टर्म, तो वो काउंटर ऑफर है। और पिछले वाले की कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहो तो काउंटर का ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, चाहो तो मना कर दो। दूसरी चीज है क्रॉस ऑफर, साइमल्टेनियस ऑफर्स मेड बाय टू पार्टीज टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को ऑफर देते हैं जब, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर, ठीक है। जिसमें कोई भी आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला कि क्या पेन खरीद लोगे, वो कह रहा है क्या पेन बेच लोगे, तो ये क्या हो गया, क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर का एग्जांपल दूं मैं, सिंपल सा ऐसे समझ लो कि भैया क्या ये आप 10 किलो आम दे दोगे, क्या बोलते हैं, 50 रुपए के हिसाब से, उससे बोला 10 किलो आम दे दूंगा पर 60 किलो के 60 रुपए के हिसाब से दूंगा, तो उसने क्या कर दिया, काउंटर ऑफर। मैंने कहा भैया दे दो, तो मैंने कर दिया एक्सेप्टेंस, ठीक है। आया समझ में काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर क्या होता है, इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने, ये सेम से ही है स्टैंडिंग ऑफर पे। स्टैंडिंग ऑफर होता है वो ऑफर जो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक लिए ओपन रहता है। जैसे होता है ना जमीन, कि भैया मेरे को ये जमीन बेचनी है और कोई भी आए, ठीक है, और 10 लाख रुपए में बेच दूंगा, तो वो आज आज के लिए नहीं है, वो 10 दिन 15 दिन जो रीजनेबल टाइम है उसके लिए है। जैसे मान लो आप उसको 1 महीने के लिए, जैसे नेटफ्लिक्स वाला ऑफर है, ठीक है। नेटफ्लिक्स वालों ने बोल रखा है कि हम 300 रुपए में, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म है, आपको एक्सेस करने देंगे स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद आपको फिर से पे करना है, ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑफर का मतलब वो उस टाइम तक के लिए है। या फिर किसी ने बोल दिया ना कि रक्षाबंधन पे 3 दिन में हम 3 दिन के लिए 20% डिस्काउंट रख रहे हैं, तो 3 दिन तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे 3 दिन के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि सर 20% हमें डिस्काउंट दो, तो वो ऑफर रक्षाबंधन वाला। तो स्टैंडिंग ऑफर मेरे हिसाब से लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में, जहाँ पे डाउट लगे मेरे को मैसेज कर देना, 7 मिनट रह गई हो। इनविटेशन टू ऑफर मैंने करवा ही दिया, जो ऑफर दुकान पे लगे हुए हैं, जो होर्डिंग लगी हुई है कि हम ये सामान बेचना चाह रहे हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ आपको लालच था आपको बुलाने के लिए, और आपको मानना है तो मान लो, नहीं मानना यानी आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि भैया हमें इतने में ही सामान दो, ठीक है। ये इनविटेशन टू ऑफर है। एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। ऑनलाइन कोई रिटेलर सामान बेचना चाह रहा है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इनविटेशन टू ऑफर है। हाँ एक केस और सुन लो, स्नैपडील एक कंपनी थी, स्नैपडील ने वो लगा रखा था कि हम आईफोन 50 रुपए का बेचेंगे, तो वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। अब किसी ने उस पर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर दिया, वहां पे मेल भी आ गया कि ये 50 रुपए में हम बेच दें आपको, 3 दिन में आ जाएगा। बाद में स्नैपडील ने अगला मेल भेजा उसको कि ये मिसप्रिंट हो गया था, वो 50,000 था और 50 रुपए लिखा गया। अब वो बंदा कोर्ट में चला गया, तो क्या कोर्ट उसको पैसे, ये फोन दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा, बताओ, यही बताना है सवाल। हम्म, क्या जो कोर्ट है इन्फोर्स कर सकता है स्नैपडील को कि भैया आप 50 रुपए में फोन इसको दो, टाइप करके बताओ या बोल के बताओ कैसे भी। हम्म, टाइप करके देखो, नहीं कर सकता। यस यस, बाकी सब, तृप्ति को यस लग रहा है, टीना को यस लग रहा है, बाकियों को, आयुष को यस लग रहा है। देखो इसमें क्या है ना, एक्सेप्टेंस हो गई थी। एक्सेप्टेंस क्या हो गई थी कि सामने वाले ने, स्नैपडील ने हाँ बोल दिया था, ठीक है, कि भाई हम आपको 50 रुपए में दे देंगे, तो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट बन गई, ठीक है। अगर ऐसा हुआ होता ना, उसने सिर्फ नोटिस लगाया होता 50 रुपए का, उसने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया,
तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर था। लेकिन वहां से जब मेल चला गया कि हम आपको 50 रुपए में ये ऑर्डर बुक कर रहे हैं और 3 दिन में दे देंगे, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है और आप उसको बाउंड कर सकते हो। और ये गूगल पे सर्च कर लेना, कोड ने उसको ऑर्डर दिया, उसको 50,000 रुपए का आईफोन मिला और कंपनी को नुकसान किया। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो, अब क्या है, अपने चलते हैं, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 18 साल से कम। मोहरी बीवी में ये बोला है कि अगर निसेसिटी वाली चीजें है ना, जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, वो कर सकता है। लग्जरी आइटम उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे किताबें लेनी है, वो निसेसिटी आइटम आ गया। कपड़े लेने हैं, खाना खाना है, वो सब चीजें अलाउड है। पर लग्जरी आइटम जैसे गाड़ियां लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, तो वो नहीं। ठीक है। अनसाउंड माइंड आदमी कांटेक्ट नहीं कर सकता। अनसाउंड का मतलब होता है जो पागल है, ठीक है, वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई आदमी कभी कभी पागल रहता है, लेकिन उस टाइम जब वो कांटेक्ट कर रहा था वो सही था, तो वो कांटेक्ट वैलिड। हम ये देखेंगे जब वो कांटेक्ट कर रहा है उस टाइम उसकी सिचुएशन क्या थी, क्या वो सही था या पागल था। ठीक है। नेसेसिटी आइटम क्या होते हैं, लिखे हुए हैं, पढ़ लेना इसको। ठीक है, 4 मिनट ही रह गए, इसको मैं फटाफट वाइंड अप करता हूँ। बेनिफिशियल नेचर, किसी के भले के लिए अगर किसी आदमी ने माइनर के बिहाफ पे पे कर दिए और वो निसेसिटी आइटम था, तो वो उससे वापस ले सकता है। सेक्शन 68 ये बोलता है। जैसे मान लो क्लास में एक बच्चा है, वो कह रहा है कि सर मेरे को भूख लग रही है, एक बार मेरे को ये रोटी सब्जी खिलवा दो, मैंने खिलवा दी। ठीक है। या फिर लपीत में कह रहा है, सर एक बार मेरे को ये चिप्स दिलवा दो या दिलवा दो। वो निसेसिटी का आइटम अगर है तो ठीक है। अगर लग्जरी का आइटम है कि मेरे को आईफोन दिलवा दो, मैंने दिलवा दिया, मैं उसके बाप से नहीं मांग सकता वापस पैसे, तो वो लग्जरी का आइटम के लिए वो बाउंड ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, जहां पे भी वर्ड आएगा ना प्रीविटी, प्रीविटी का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, तीसरा आदमी केस नहीं करेगा। मतलब कि अगर मान लो मैं हूं और सामने वाला जो आदमी है, हम दोनों में डिस्प्यूट हुई, तो मैं सामने वाले पे केस कर सकता हूँ, सामने वाला मेरे पे कर सकता है। उसका चाचे का लड़का केस नहीं कर सकता, उसका पड़ोसी केस नहीं कर सकता। ये प्रीविटी ऑफ का कंसेप्ट है। ठीक है। अब 3 मिनट रह चुके हैं, थोड़ा सा लास्ट को देखते हैं। एक्सेप्शंस कैपेबिलिटी के लिए ट्रस्ट होगी, तो उसमें कर सकते हैं। असाइनमेंट्स ऑफ राइट्स में कर सकते हैं, एजेंसी में कर सकते हैं। ट्रस्ट का मतलब जैसे कोई ट्रस्ट है नोजगस स्कूल की, उसमें ट्रस्टी के ने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो फिर कोई भी आदमी आके उस पर केस कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में। ठीक है, 42 पेज हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से एग्जाम्पल्स है कॉन्ट्रैक्ट के लॉफुल ऑब्जेक्ट के, तो पता ही है, तुम्हें बता ही दिया मैंने। ठीक है, इतना हो ही चुका है। बस आज इतना कर लेना एक बार, 1 2 ये वाला कहाँ तक हमने पढ़ दिया। ठीक है, 3 मिनट तो, या दोबारा लिंक शुरू करें। पीडीएफ ये वही बुक है जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली है। ठीक है, तुम्हें दे रखी है मैंने। ठीक है, चलो अब लास्ट में किसको डाउट है तो पूछो, फिर 2.5 मिनट रह गए, बाकी हमने नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। इसमें कोई डाउट है तो किसी को भी, जो अपन ने अभी सीखा है, फिर बंद ही हो जाएगा। हाँ, अनुष्का कुछ समझ में आया, तुम लेट आई थी। और बाकी आयुष, अनुराग, किसी को कोई इतने में डाउट हो। ठीक है, ये बुक है सबके पास, कॉन्ट्रैक्ट वाली है, उसके स्टार्टिंग के 1 to 48 मैंने डिस्कस कर दिए। और किसी को छूट गया होगा तो मैं वीडियो ये डाल भी दूंगा। ठीक है, सेव है वो रखी है, तो इसमें से दोबारा देख लेना। किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट में या फिर वैसे बता दो, नहीं तो अपन आगे फिर नेक्स्ट क्लास में उसके आगे शुरू कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आज क्या करना है, एक बार वन हेल- टू। हाँ हाँ, पूछो। सर एक डाउट था। हम्म। वो जो 8 इसेंशियल पॉइंट्स था कॉन्ट्रैक्ट का, अगर उसमें से एक भी पॉइंट ना हो तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट हाँ, एग्रीमेंट तो हो कॉन्ट्रैक्ट सकता नहीं, है ना। सारे होने चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है, बाकी सब है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर बाकी सब है, फ्री कंसेंट भी है लेकिन वो माइनर है, तो भी नहीं है। यानी सारे तो इंग्रीडिएंट। एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट तो हो सकता है ना सर। हाँ, एग्रीमेंट है, पर एग्रीमेंट के कोर्ट में नहीं जा सकते, इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक है। एक्सप्रेस वाला ठीक है तो सर। सिलेबस कैसे मैनेज करना है, सिलेबस ऐसे मैनेज करना है कि अपने को पहले कंसेप्ट सीखनी है सारे से फटाफट, फिर साथ में उनके पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, ताकि अपने जब क्लैट का पेपर लिखने को जाए, ठीक है, या देने को जाए, तो अपने को सारों का आइडिया होता होगा। फिर अपने मॉक टेस्ट और वो सब अपने देंगे। जीके डेली पढ़ना है, और अपने धीरे धीरे सारे लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो खत्म करने हैं अपने को। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, टोर्स कर दिया, क्राइम कर दिया, ये मेन मेन कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, तो अपने जिनका छूट गया उनको मैं ऐसे 1 to 1 सेशन लेके करवा दिया करूँ। ठीक है, और नया वाला क्लास में लगाई देना। ठीक है। एक्सप्रेस वाला वापस बताना होता है। एक्सप्रेस में क्या है, बोल के हमने साफ साफ बता दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि ये मेरे को पेन चाहिए भैया, 10 रुपए का दे दोगे, तो एक्सप्रेस है। अगर मैंने दुकान से सीधा ही उठा लिया, कई बार होता है ना, दुकान पे गए और चिप्स का पैकेट लिया, फाड़ के खा गए उसे बिना पूछे, तो वो एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है। ठीक है। सर अगर कोई पर्सन है और वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय साउंड माइंड में है और वो अनसाउंड माइंड का हो, हाँ वैलिड है, उस टाइम वो सही होना चाहिए।
ठीक है, अब उस टाइम वो आदमी साउंड माइंड का था तो वैलिड है, अगर चाहे वैसे वो पागल हो, ठीक है, उस टाइम उसको समझती तो वैलिड है। चलो 10 सेकंड रह गए, क्लास खत्म होने वाली है, किसी और को कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में अपन फिर से ले लेंगे। ठीक है, उसकी मैं वीडियो भी है ना सेव करके, अगर किसी का छूट गया वो स्टार्टिंग वाला तो डाल दूंगा, तो तुम्हें डाउट्स होंगे तो तुम देख लेना। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अभी बंद हो ही जाएगी। ठीक है तृप्ति। अनुष्का तुम कौन सी क्लास में हो? क्लासेस कौन से डे पे कौन सा सब्जेक्ट होगा वो है ना, ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, पास आउट हो ना तुम? ठीक है ठीक। चलो, रेगुलर 3 क्लास होती हैं, ये वाला जो क्लास है ना पायल, इसमें मैम छुट्टी पे हैं,